तो अंज, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास को खंगालने के दो बेहद रोमांचक तरीकों पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। जी। और इतिहास को समझने के लिए अगर हम देखें तो आमतौर पर दो ही रास्ते नजर आते हैं। हाँ, पहला तो ये कि हम उन प्राचीन किताबों के पन्ने पलटें जो सदियों पहले लिखी गई थी। सही कहा। और दूसरा रास्ता है जमीन के नीचे दबी उन खामोश कब्रों और भौतिक साक्ष्यों को टटोलना जो हजारों सालों से दबे पड़े हैं। मतलब आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे इतिहासकार और पुरातत्वविद केवल शब्दों और हड्डियों के जरिए उस प्राचीन समाज को फिर से जिंदा कर देते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उस समय का समाज असल में कैसा था। हाँ, वहाँ किस तरह की असमानताएं मौजूद थीं और लोग अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे बिताते थे। मैं तो इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह के जासूसी अभियान की तरह देखता हूँ। जासूसी अभियान? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कुछ पुरानी तारीखों या घटनाओं को रटने का नीरस काम नहीं है। जब आप लिखित इतिहास और जमीन के नीचे से निकले साक्ष्यों को आमने सामने रखते हैं ना, तो उनके बीच एक अनोखा संवाद शुरू होता है। एकदम सही। कभी ये दोनों स्रोत एक दूसरे की कहानी की पुष्टि करते हैं, तो कभी-कभी एक स्रोत दूसरे को पूरी तरह से झुठला देता है और एक नई सच्चाई सामने लाकर खड़ी कर देता है। तो चलिए इस जासूसी की शुरुआत एक ऐसे सुराग से करते हैं जो दुनिया की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक है। मेरा मतलब है ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद के सूक्तों में गोता लगाने पर जो सबसे पहला एक आहा मोमेंट सामने आता है वो है हमारी भाषाओं का आपस में जुड़ा होना। जी, भाषाओं का कलेक्शन बहुत हैरान करने वाला है। जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि हर भाषा अलग है, लेकिन अगर संस्कृत के शब्द मात्र, हिंदी के माँ और अंग्रेजी के मदर को एक साथ रखकर देखा जाए तो इनकी ध्वनि और अर्थ की समानता सच में हैरान कर देती है। बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे भाषा विज्ञान का एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हम भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहते हैं। मतलब इंडो यूरोपियन फैमिली। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और यूरोप की भी तमाम भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन या स्पेनिश, बिल्कुल, ये सब किसी एक ही मूल भाषा की संतानें हैं। जैसे एक परिवार के लोग समय के साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में बस जाते हैं। तो यह मूल भाषा भी उनके विस्थापन के साथ सफर करती गई और नए रूपों में ढलती गई। सही कहा। और उपमहाद्वीप में ऐसे और भी परिवार हैं। दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आती हैं। पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये तो भाषाओं के उद्भव की बात हुई, लेकिन ऋग्वेद के खुद के वजूद को लेकर भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आप उसके लिखित रूप की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि जब हम किताब या ग्रंथ कहते हैं तो हमारे दिमाग में पन्ने और स्याही की तस्वीर उभरती है, जो कि ऋग्वेद के मामले में शुरुआत में बिल्कुल नहीं था। इसे पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि ये श्रुति परंपरा का हिस्सा था। आप इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे? तो श्रुति परंपरा का सीधा मतलब है सुनकर सीखना। ऋग्वेद के रचे जाने और उसके पहली बार लिखे जाने के बीच कई सदियों का फासला है। बिना किसी कागज या पेन के इतने विशाल ग्रंथ को याद रखना। उस प्राचीन समाज की स्मरण शक्ति की जरा कल्पना कीजिए। हजारों सूक्तों को उनके एकदम सटीक उच्चारण के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल मौखिक रूप से सहेजा गया। गुरु बोलता था और शिष्य उसे सुनकर अपने दिमाग में उकेर लेता था। एक भी स्वर या मात्रा की गुंजाइश नहीं थी। इसे छापने का काम तो इतिहास में महज 200 साल पहले ही शुरू हुआ है। और जब इसे पहली बार भौतिक रूप देने की कोशिश की गई तो वो कहानी भी बहुत रोचक है। आप कश्मीर वाली पांडुलिपि का जिक्र कर रही हैं? जी, करीब 150 साल पहले कश्मीर में भुर्ज नाम के वृक्ष की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की एक बहुत खास पांडुलिपि मिली थी। कश्मीर की ठंडी जलवायु ने शायद उसे सदियों तक गलने से बचा लिया। बिल्कुल, और इसी पांडुलिपि को आधार बनाकर ऋग्वेद का पहला अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया था, जो आज महाराष्ट्र के पुणे में एक पुस्तकालय में बहुत जतन से सुरक्षित रखी हुई है। ये पांडुलिपि वाकई पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान का एक बड़ा पुल साबित हुई। और इतिहासकार केवल इन शब्दों का अनुवाद करके नहीं रुकते हैं, वे उन शब्दों के बीच छुपे समाज की प्राथमिकताओं को भी डिकोड करते हैं। जैसे ऋग्वेद के सूक्त मुख्य रूप से देवी देवताओं की स्तुति है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि वे किस चीज से डरते थे या उनकी लालसा क्या थी। बिल्कुल। इसी लालसा को समझने के लिए ऋग्वेद में एक बहुत दिलचस्प संवाद है। एक सूक्त में ऋषि विश्वामित्र
व्यास और सतलुज नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्यात्मक प्रार्थना है। और इसमें एक बहुत अजीब उपमा दी गई है। विश्वामित्र इन नदियों की तुलना 2 फुर्तीले घोड़ों और अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों से करते हैं। हाँ, जानवरों से तुलना। आमतौर पर तो नदियों की तुलना अमृत या जीवन से होती है, तो यहाँ जानवरों का जिक्र क्यों? यहीं पर इतिहासकार अपना जासूसी चश्मा पहनते हैं। ये तुलना कोई महज कवि की कल्पना नहीं है, ये उस समाज की अर्थव्यवस्था का सीधा प्रमाण है। मतलब उस दौर में मवेशी सबसे बड़ी संपत्ति थे, विशेषकर गायें और घोड़े। ऋग्वेद में गायों, घोड़ों और अच्छे पुत्रों की प्रार्थनाएं हैं। हाँ। घोड़े रथ खींचने और युद्ध में काम आते थे। और युद्ध भी तो किसी भौगोलिक सीमा को बढ़ाने के लिए कम और दूसरों के मवेशियों पर कब्जा करने के लिए ज्यादा लड़े जाते थे। मवेशी ही उस दौर की करेंसी थे। उपजाऊ जमीन, पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी तलवारें खिंच जाती थीं। तो अगर युद्ध धन और मवेशियों को लूटने के लिए होते थे, तो जीतने के बाद उस संपत्ति का क्या होता था? क्या आज की तरह सब कुछ किसी एक शासक के खजाने में चला जाता था? नहीं, उस समय की अर्थव्यवस्था में बंटवारे का एक बहुत स्पष्ट तरीका था। जीती गई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सरदार या युद्ध के नेता के पास जाता था। और बाकी का? उसके बाद एक हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और जो बचता था उसे आम लोगों के बीच बांट दिया जाता था। इसका एक हिस्सा यज्ञों में भी इस्तेमाल होता था ना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी, ताकि भविष्य के युद्धों में भी जीत सुनिश्चित हो सके। वैसे इस बंटवारे में सरदार या राजा का जिक्र एक बहुत बड़ी भ्रांति को जन्म लेता है। किस तरह की भ्रांति? जब हम आज राजा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक भव्य महल, सोने का सिंहासन और एक विशाल सेना की छवि बनती है जो जनता से टैक्स वसूलता हो। पर ऋग्वेद ताजा इनमें से कुछ भी नहीं था। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मिथक विस्फोट है। हाँ, क्योंकि उनके पास न कोई राजधानी थी, न महल, और ना ही कर वसूलने का कोई ढांचा। सबसे बड़ी बात, वहां कोई स्थायी सेना भी नहीं थी। बाहरी खतरे के समय समाज के अधिकांश पुरुष खुद हथियार उठा लेते थे। और ये राजशाही वंशानुगत भी नहीं थी। राजा के मरने के बाद उसका बेटा अपने आप गद्दी पर नहीं बैठता था। लोग बाकायदा सभाओं में इकट्ठा होते थे, चर्चा करते थे और अपने बीच से ही किसी ऐसे व्यक्ति को सरदार चुनते थे जो सबसे ज्यादा बहादुर हो। राजा का पद एक जिम्मेदारी थी, अधिकार नहीं। समाज के वर्गीकरण को देखें तो ऋग्वेद में 2 शब्द बार बार आते हैं, आर्य और दास या दस्यु। जो सूक्तों की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दस्यु। क्या ये सिर्फ दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई और कहानी है? शुरुआत में दास या दस्यु शब्द गुलाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। ये उन लोगों के लिए था जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। मतलब ये एक सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता थी। बिल्कुल, लेकिन भाषा कैसे सत्ता के साथ अपना अर्थ बदल लेती है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध में हारने के बाद जब इन्हें बंदी बनाया जाने लगा, तो समय के साथ दास या महिलाओं के लिए दासी शब्द का अर्थ ही गुलाम बन गया, जिन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाने लगा। इतिहास में विजेता केवल जमीन नहीं जीतता, वो शब्दों के अर्थ पर भी कब्जा कर लेता है। अभी तक तो हमने देखा कि लोग प्रार्थनाओं में खुद के बारे में क्या कह रहे थे, लेकिन इंसान जो कहता है और जो करता है उसमें अक्सर फासला होता है। और इसी सच को परखने के लिए अब किताबों को बंद करके जमीन खोदने का वक्त है। तो चलिए ऋग्वेद की दुनिया से निकलकर लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई महापाषाण काल की खामोश कब्रों की ओर चलते हैं। महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रें। ये कोई छोटी मोटी गतिविधि नहीं थी, इसमें जबरदस्त इंजीनियरिंग लगती थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में बहुत फैली हुई थी। लोगों को गहरे गड्ढे खोदने पड़ते थे, मीलों दूर से विशालकाय पत्थर ढोकर लाने पड़ते थे और फिर खास तरीके से शव को दफनाना होता था। कुछ जगह ये पत्थर जमीन के ऊपर गोल घेरे में सजे मिलते हैं, तो कहीं एक अकेला लंबा पत्थर खड़ा नजर आता है। और जब पुरातत्वविदों ने इन कब्रों को खोदा तो अंदर का नजारा वाकई हैरान करने वाला था। मृतकों को अकेले नहीं छोड़ा गया था, उनके साथ खास काले लाल मिट्टी के बर्तन दफनाए गए थे जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कंकालों के पास मिले घोड़ों के अस्थिपंजर और लोहे के औजार और हथियार। लोहे की मौजूदगी तो एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग का सबूत है। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे, लोहा वहां नहीं था।
लेकिन इन महापाषाण कब्रों में लोहे की कुल्हाड़ियों का भारी मात्रा में मिलना, ये चीख चीख कर कहता है कि ये समाज धातु कर्म या कहें मेटलर्जी में बहुत आगे निकल चुका था। लोहा तांबे से ज्यादा सख्त होता है, जिसने जंगल काटने और युद्ध लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया होगा। तकनीक तो उन्नत हो गई, लेकिन ये कब्रें मौत के बाद भी इंसानों के बीच भेदभाव की एक चुभने वाली कहानी सुनाती हैं। आप ब्रह्मगिरी के उस उदाहरण की बात कर रही हैं? हाँ, वहां खुदाई में एक कंकाल के पास से 33 सोने के मनके और शंख बरामद हुए, और वहीं कुछ दूरी पर मिले कंकालों के पास सिर्फ कुछ मामूली मिट्टी के बर्तन। क्या मौत सबको बराबर नहीं करती? दार्शनिक तौर पर शायद करती हो, लेकिन पुरातात्विक तौर पर बिल्कुल नहीं। जब जमीन से 33 सोने के मनके निकलते हैं तो पुरातत्वविद उसे प्राचीन दुनिया के गिनी कोफिशिएंट या आर्थिक असमानता के सूचकांक के रूप में पढ़ते हैं। एक ही समय में कुछ कब्रों का दौलत से भरा होना और कुछ का कंगाल होना ये साबित करता है कि समाज में अमीर, गरीब या सरदार और अनुयायी के बीच गहरी खाई थी। सामाजिक असमानता कोई आधुनिक युग की देन नहीं है, यह हजारों साल पहले भी समाज की जड़ों में बैठी हुई थी। कब्रों की बनावट से जुड़ा एक और रहस्य है। कई जगहों पर एक ही कब्र के अंदर एक से ज्यादा कंकाल पाए गए हैं। परिवार के सभी लोग एक ही दिन तो नहीं मरे होंगे। वही तो इतने सारे कंकाल एक जगह कैसे पहुंचे? ये पारिवारिक जुड़ाव का अद्भुत नमूना है। ये कब्रें पूरे परिवार के लिए आरक्षित होती थीं। उन्होंने इसके लिए पोर्ट होल नाम की एक व्यवस्था इजाद की थी। एक बड़ा सा सुराख? हाँ, कब्र की पत्थर की दीवार में एक बड़ा सुराख छोड़ दिया जाता था। जब परिवार के किसी दूसरे सदस्य की मृत्यु होती थी तो उसके शव को इसी पोर्ट होल के जरिए उसी कब्र में दफना दिया जाता था। मरने के बाद भी पूरा परिवार एक ही जगह पर इकट्ठा रहता था। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित इनाम गांव का जिक्र एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। करीब 2600 या 2700 साल पहले की इस बस्ती में एक ऐसी कब्र मिली है जो किसी सस्पेंस फिल्म के सेट जैसी लगती है। एक आदमी को 5 कमरों वाले एक बड़े मकान के आंगन में दफनाया गया था, जो उस बस्ती के सबसे बड़े घरों में से एक था, और उसमें अनाज जमा करने का गोदाम भी था। और उस विशिष्ट व्यक्ति को दफनाने का तरीका देखिए। उसके शव को एक विशालकाय 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक के अंदर रखा गया था। उसके पैर मुड़े हुए थे और सिर उत्तर दिशा की ओर था। पास ही खाने पीने की चीजें थीं। तो अगर इन सुरागों को जोड़ें तो स्पष्ट है कि वो कोई आम किसान नहीं था। वो यकीनन उस बस्ती का रसूखदार व्यक्ति या सरदार रहा होगा। इनाम गांव की जमीन से उस दौर के खानपान के भी पक्के सुराग मिले हैं। वहां से जो अवशेष निकले हैं वे बताते हैं कि कृषि काफी उन्नत स्तर पर थी। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। और जानवरों की हड्डियों का जखीरा भी। गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, सुअर से लेकर मछली तक की हड्डियां। सबसे अहम सुराग ये है कि इन हड्डियों पर कटने के बहुत गहरे निशान पाए गए हैं, जो बताते हैं कि इनका मांस नियमित भोजन का हिस्सा था। बीजों और कटने के निशानों से समाज का खानपान समझना विज्ञान का चमत्कार है। वैसे हड्डियों के जिक्र पर एक सवाल जहन में आता है। पूछें। हजारों साल पुराने कंकाल को देखकर ये कैसे तय किया जाता है कि वो पुरुष का है या महिला का? शुरुआती दौर में पुरातत्वविद कंकाल के साथ मिले गहनों को देखकर मान लेते थे कि ये महिला का कंकाल होगा। लेकिन प्राचीन काल में तो पुरुष भी भारी आभूषण पहनते थे, इसलिए ये तरीका फ्लॉप हो गया। आज हम कंकाल के कटी प्रदेश या कूले की हड्डियों यानी पेल्विक एरिया की जांच करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं के कूले की हड्डियों को बच्चों को जन्म देने के लिए अधिक चौड़ा बनाया है। बिल्कुल। और यही संरचनात्मक अंतर आज कंकालों का सही लिंग तय करने में मदद करता है। हड्डियों की इस चर्चा में लगभग 2000 साल पहले के प्रसिद्ध वैद्य चरक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चरक संहिता में लिखा था कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आज हम जानते हैं कि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। तो क्या उनकी गिनती गलत थी? नहीं, उनका नजरिया अलग था। चरक ने दांतों की जड़ों, हड्डियों के सभी छोटे जोड़ों और नर्म हड्डियों यानी कांटेलेज को भी गिना था। बिना एक्सरे मशीन के इतना सूक्ष्म अध्ययन सच में दिमाग चकरा देता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ऋग्वेद हमें उस दौर के इंसान के दिमाग और आत्मा के अंदर झांकने का मौका देता है। वे बताते हैं कि लोग किन शक्तियों की उपासना करते थे और उनके डर क्या थे। वही महापाषाण काल की खामोश कब्रें और कंकाल हमें जमीनी हकीकत का आईना दिखाते हैं कि असल जीवन कैसा था और अमीरी और गरीबी की खाई कितनी गहरी थी। शब्द हमें आदर्श दिखाते हैं और जमीन हमें हकीकत दिखाती है।
आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार है। जी बताइए। अगर आज से 3000 साल बाद भविष्य का कोई पुरातत्वविद हमारी आधुनिक सभ्यता की खुदाई करे तो उसे क्या मिलेगा? कंक्रीट के जंगल, तारों का जाल या प्लास्टिक का कचरा? हमारा ये भौतिक मलबा हमारे समाज की असमानताओं और प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहानी सुनाएगा? क्या वे हमारे बारे में वही सोचेंगे जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, या जमीन के नीचे दबी सच्चाई हमारी पोल खोल देगी? ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ इतिहास के पन्नों और जमीन के नीचे दबे रहस्यों को खंगालने का ये सफर फिलहाल यहीं रुकता है।